निर्मला सीतारमण जी ने बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करी हैं। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि करी गई है आज, वो है क्रिप्टो टैक्स के रिगार्डिंग। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर टैक्स के यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्योंकि आज ही जो है फाइनेंस बिल जो है लोकसभा में पास हुआ है, जिसको हम बजट कहते हैं। जो बजट पे निर्मला सीतारमण जी ने बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करी हैं। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि करी गई है आज, वो है क्रिप्टो टैक्स के रिगार्डिंग, जो कि क्रिप्टो की टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही विवादित टॉपिक है, बहुत ही इसमें डिबेट हुई है और अभी तक कहीं भी कोई कंक्रीट पिक्चर नहीं थी। बट आज के अनाउंसमेंट के बाद ये क्लियर हो गया है कि इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होने वाली है और इसके ऊपर क्या टैक्स की इम्प्लीकेशंस होंगी, इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, कहीं भी आज के बजट में ऐसी कोई बात नहीं करी गई है कि ये जो करेंसी है ये लेजिटिमेट कर दी गई, लीगल कर दी गई है। ऐसी कोई भी बात आज नहीं करी गई है। तो प्लीज़ इसको ऐसे इंटरप्रेट ना करें कि अगर टैक्सेबल हो गई है ये कि वो लीगल टेंडर हो गया है। अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। लीगलिटी की हम बात तब करेंगे जब इस पर कोई बिल आएगा या गवर्नमेंट इस पर कुछ भी बिल पास करेगी या कोई एक्ट लेकर आएगी। तो अभी लीगलिटी की हम बात नहीं करेंगे, अब खाली इनकम टैक्स के प्रोविजंस की बात करेंगे कि इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। तो आइए शुरू करते हैं। जो आज क्रिप्टो टैक्स फाइनेंस बिल 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो अगर हम उसको देखें तो उसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो कि हमें कंसिडर करनी है। एक है जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हुई है या ट्रांसफ़र हुई है विद कंसिडरेशन। जैसे कि विद कंसिडरेशन का मतलब ये है कि आपने किसी को क्रिप्टो करेंसी दी या ली, उसके बदले में आपने कुछ कंसिडरेशन दिया या लिया। जो भी एक्सचेंज हो रहा है वैल्यू का अगेंस्ट क्रिप्टो, चाहे वो क्रिप्टो के टर्म्स में हो चाहे वो मनी के टर्म्स में हो, तो जो भी एक्सचेंज है उस पे जो इनकम अराइज हो रही है, एक तो उसकी टैक्सेबिलिटी जो कि विद कंसिडरेशन है। और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि विदाउट कंसिडरेशन किसी ने क्रिप्टो गिफ्ट करी। और तीसरा एस्पेक्ट है टीडीएस का। तो ये तीनों जो एस्पेक्ट हैं ये कवर करे गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपस में। अगर हम देखा जाए टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हर एक चीज़ का एक अलग अलग महत्व है और अलग अलग इनके इम्प्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे डिफ़ाइन करी गई है। पहली बार जो है इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी को कहीं डिफ़ाइन किया गया है कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, कि हम इसका मतलब समझते क्या है एज़ पर लॉ। तो क्लॉज 47A जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है। क्रिप्टो करेंसी और जितनी भी रिलेटेड डिजिटल करेंसीज़ हैं इनको डिफ़ाइन किया गया है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की तरह। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होते क्या हैं? तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में जो उन्होंने डिफ़ाइन किया है उसमें 3 चीज़ों को इंक्लूड किया है। पहली तो हो गई कोई भी टोकन हो गया, कोई भी कोड हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन हो गई जो कि क्रिप्टोग्राफिक मीन्स या किसी और तरीके से जनरेट करी गई है, उस जो कि जिसकी एक डिजिटल वैल्यू है, जो कि विद और विदाउट विदाउट कंसिडरेशन एक्सचेंज करी जा रही है, अगर करी जा सकती है, उसको इन्होंने बोला है वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो बहुत ही एग्जॉस्टिव इनकी डेफिनेशन है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं और सारी करेंसीज़ को, जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। दूसरा है नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो नॉन फंजिबल टोकन का मतलब क्या होता है, ये हम इस पर एक सेपरेट पूरी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको और इसमें आइडिया लग पाए कि नॉन फंजिबल टोकन्स होते क्या हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए आसान भाषा में। तो नॉन फंजिबल टोकन का मतलब ये होता है जो कि इंटरचेंज नहीं करे जा सकते, जिनकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है। देखिए, फंजिबिलिटी और नॉन फंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। फंजिबिलिटी का मतलब होता है जो कि एक्सचेंज करी जा सकती है। जैसे करेंसी है, करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड। 10 रुपये का अगर आप नोट लेते हैं और अगर एक कोई कॉइन लेकर आते हैं तो आप उसके अगेंस्ट अगर उसको एक्सचेंज करते हैं तो सेम वैल्यू एक्सचेंज हो रही है और दोनों की सेम वैलिडिटी है। बट नॉन फंजिबिलिटी के केस में क्या होता है, ये इंटरचेंज नहीं करे जा सकते। हर एक जो डेटा यूनिट होती है उसका एक यूनिक कोड होता है और एक यूनिक डेटा सेट होता है जो कि दूसरी यूनिट से डिफरेंशिएट करी जा सकती है। और NFT जो हैं, जो नॉन फंजिबल टोकन्स हैं, जनरली यूज़ करे जाते हैं आर्ट वर्क में, जैसे वीडियोस हो गए या कोई जैसे ट्वीट्स आजकल बहुत सुना होगा कि एक ट्वीट जो है $2.9 मिलियन में जो है ट्विटर के जो ओनर हैं उन्होंने बेचा था। तो NFTs बहुत हॉट टॉपिक है और NFT जो है एक ओनरशिप, एक सर्टिफिकेट, पब्लिक सर्टिफिकेट की तरीके से होता है कि इस एसेट की, जो डिजिटल एसेट है, जो आर्ट वर्क है, उसकी जो ओनरशिप है वो दिखाता है कि इसकी ओनरशिप कौन है, किसकी है। और नॉन फंजिबल टोकन आपके पास है, अगर
अगर आप किसी की ओनरशिप ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है वो डिजिटल एसेट कॉपी नहीं हो सकता, वो कॉपी हो सकता है, लोग उसको यूज़ भी कर सकते हैं, बट हाँ जो मेन ओनरशिप है वो आपकी हो गई, क्योंकि आपके पास क्या है, उसका NFT है जो कि एक यूनिक सर्टिफिकेट काइंड ऑफ थिंग है, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ही बना है। इट इज़ डिफरेंट देन क्रिप्टो करेंसी, बट उसका जो प्लेटफॉर्म है ब्लॉकचेन ही है, बट इट इज़ डिफरेंट देन क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि ये एक नॉन फंजिबिलिटी है, एक इंटरचेंजेबिलिटी नहीं है इसके अंदर। और तीसरी जो गवर्नमेंट ने बोला है जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में कवर होगी, वो आप गवर्नमेंट कोई भी जो है नोटिफिकेशन के थ्रू बता सकती है वो चीज़ में कवर होगी। जैसे मैंने आपको बताया 3 कंपोनेंट हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के, एज पर दी फाइनेंस बिल, क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन एंड एनी अदर डिजिटल एसेट्स जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया 3 एस्पेक्ट हैं, एक तो जो कि आप विद कंसिडरेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, एक विदाउट कंसिडरेशन जिसको हम गिफ्ट भी बोल सकते हैं, और एक हो गया TDS। तो हम बात पहले करते हैं, अगर हम कंसिडरेशन के अगेंस्ट कोई भी क्रिप्टो करेंसी लेते हैं या देते हैं तो उस पर क्या टैक्सेबिलिटी होगी उसकी हम आज बात करते हैं। तो एक नया सेक्शन है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है आज के बजट में, सेक्शन का नाम है 115BBH। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी अगर आपकी इनकम जनरेट होती है क्रिप्टो करेंसी को देने से, खरीदने से या बेचने से, तो आपको वो जो इनकम है उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है 30% के रेट से फ्लैट। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, कोई इसमें ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, कोई भी इसमें स्लैब्स नहीं है। अगर आपको उसमें मुनाफा हुआ है, अगर आपने 100 रुपये का कोई क्रिप्टो लिया था और आपने उसे 150 में बेच दिया है, तो 50 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है उस पर फ्लैट 30% से आपको टैक्स पे करना है। उसमें कोई भी ऐसा कहीं कन्फ्यूजन नहीं, सिंपल फ्लैट रेट है 30% का। और इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई हैं कि कोई भी आप एक्सपेंसेस आप नहीं इसमें क्लेम कर सकते। जैसे आपने कोई कमीशन दिया हो किसी प्लेटफॉर्म में तो वो आप कंसिडर नहीं करेंगे। आपने कोई 100 रुपये में करेंसी ली है, उस पर आपने कोई खर्चा किया हो, कमीशन पे किया हो या कुछ भी आपने पैसे पे करे हों, तो वो डिडक्शन आप नहीं ले सकते। सिंपल सा मेथड है, आपने जितने में ख़रीदा है बस वही हम माइनस करेंगे। अगर लेट से आपने 100 रुपये में ख़रीदा था, 2 रुपये कोई कमीशन दिया था आपने, मान के चलिए, और आपने 150 रुपये के बेच दिया है, तो 2 रुपये आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। सीधा 150 में से 100 माइनस करिए, 50 रुपीज़ जो आया, 50 के ऊपर जो है आप 30% से टैक्स पे कर दीजिए। तो ये कोई भी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। कोई भी जो लॉस हुआ है, अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, लेट से आपने 100 रुपये में खरीदी थी और आपने जो है 80 रुपये में बेची क्रिप्टो करेंसी, तो आपको 20 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो 20 रुपीज़ का लॉस क्या होगा, वो आप कहीं भी सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे और ना ही आगे वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। सेट ऑफ का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको इस क्रिप्टो करेंसी में लॉस हुआ है, तो कोई भी अदर इनकम है, जैसे रेंट आया है या कोई भी सैलरी आई है, तो उसके अगेंस्ट आप जो है उसके लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, उसके लॉस का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, ये अभी जो हमें प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग से मतलब जो हम पढ़ के समझ में आया है कि ये अगर लेट से किसी क्रिप्टो करेंसी में आपको प्रॉफिट हुआ है और एक को बेचने पे और दूसरे पे आपको लॉस हुआ है, तो हाँ आप उसमें सेट ऑफ कर सकते हैं। किसी पे 80 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया, 30 रुपये का लॉस हो गया दूसरे ट्रांजैक्शन में, तो 50 रुपये, 80 माइनस 30, 50 रुपये में जो है आपको टैक्स पे करना होगा। बट ये जो लॉस है आप किसी दूसरे हेड में आप ये कवर नहीं कर पाएंगे। हाँ, बस अगेंस्ट डिजिटल एसेट्स चीज़ को आप सेट ऑफ कर सकते हैं, बट अभी भी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। ये जो हमने पढ़ा है प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। तो जब भी गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन या किसी क्लैरिफिकेशन कहीं ना कहीं निकालेगी तो हम इसमें आपको अपडेट कर देंगे। तो सेकंड एस्पेक्ट हम बात करते हैं जो कि TDS का है। TDS एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इस मैकेनिज्म से ये पता लग जाता है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए, क्योंकि टैक्स की रिपोर्टिंग जो है वो गवर्नमेंट को होती है। तो एक डेटा कलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये गवर्नमेंट के लिए। तो अगर आप TDS रिपोर्टिंग हो रही है तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो हम समझते हैं वो यही है कि कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कौन कौन इन ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, उसका डेटा गवर्नमेंट जो है वो लेना चाहती है। साथ साथ TDS तो कट ही रहा है, ऑब्वियसली इनकम टैक्स कट रहा है और सरकारों को जमा हो रहा है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है डेटा कलेक्शन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। उनको बहुत सारा डेटा इससे मिल जाएगा कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कितने फ़ायदे हो रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है लोगों को। तो TDS के थ्रू एक डेटा कलेक्शन जो है उनका हो जाएगा और साथ साथ टैक्स कलेक्शन भी होगा। तो एक नया सेक्शन है 194S जो कि इस फाइनेंस बिल में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है 1% TDS जो है, जो भी कंसिडरेशन पे कर रहा है, चाहे वो क्रिप्टो की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी फॉर्म में भी हो, इन काइंड हो और इन कैश हो, तो जो भी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडरेशन पे करने की है वो TDS काट के सामने वाले को पेमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने किसी से अगर क्रिप्टो करेंसी ली है फॉर कंसिडरेशन, तो जो भी
आप उसको पैसा देंगे, चाहे वो कैश में दें, चाहे आप क्रिप्टो की वैल्यू उसमें दें, तो उस वैल्यू का 1% जो है आपको TDS जमा करना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, और ये जो है इससे जो प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट जो भी, जैसे बहुत सारे क्रिप्टो के एक्सचेंजेस हैं, ये इन प्रोविज़न को उनको ध्यान रखना है, उनको TDS काटना है। जो भी अभी मोडालिटीज़ अभी आई नहीं है वो पता लगेंगी, कैसे कौन TDS अगर प्लेटफॉर्म के केस में कैसे जो प्लेटफॉर्म है उसको कलेक्ट करेगा या कैसे इसको जमा करेगा, वो अभी कुछ पता नहीं है। बट हाँ, ये है कि ये प्रोविज़न जो है इन प्लेस है और ये इफेक्टिव होगा। जैसे मैंने आपको बताया, सेक्शन 194 ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ है। 1% TDS जो है, जो कंसिडरेशन पे करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और चाहे आप कंसिडरेशन कैसे भी पे कर रहे हो, चाहे काइंड में कर रहे हो, चाहे कैश में कर रहे हो, चाहे क्रिप्टो के अगेंस्ट क्रिप्टो दे रहे हो, बट आपको 1% यू हैव टू डिपॉजिट TDS विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी। TDS भी जो है ऐसा नहीं है कि सभी को पे करना है, सभी ट्रांजैक्शंस पे एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है। अगर तो 2 एग्जेम्पशंस हैं, जो कि दो केसेस हैं जिन केसेस में आपको जो है TDS जो है जमा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन मैं आपको बताता हूँ अभी कौन कौन होते हैं, अभी इस साइड के बाद मैं आपको बताऊँगा स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन है। तो स्पेसिफाइड पर्सन अगर कोई भी क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करते हैं और उनको कंसिडरेशन पे करना है, जो कि जिसकी वैल्यू 50,000 या 50,000 से कम है, तो उनको TDS जमा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 1% TDS उनको नहीं काटना और ना ही जमा करना है। और दूसरे केसेस में, जो दूसरा केसेस है, उसमें स्पेसिफाइड पर्सन ना होके एनी अदर पर्सन है, मतलब कोई भी अगर पर्सन है, अगर वो क्रिप्टो में डील करता है और उसकी जो वैल्यू है वो 10,000 या 10,000 रुपये से कम की है, तो TDS नहीं काटना है। अगर वो 10,000 से ऊपर निकल गई है तो आपको TDS काटना है और जमा करना ही करना है। तो 2 चीज़ें हो गई, एक हो गया स्पेसिफाइड पर्सन, एक हो गया नॉन स्पेसिफाइड पर्सन। तो स्पेसिफाइड पर्सन के केस में जो वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो 50,000 की ही लिमिट है। तो अगर स्पेसिफाइड पर्सन है और 50,000 से वैल्यू कम है तो आपको TDS नहीं काटना, ना ही जमा करना है। और अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है और आपने ट्रांजेक्शन किया है और 10,000 से वैल्यू नीचे है तो आपको TDS नहीं काटना है। इन दोनों थ्रेशोल्ड लिमिट्स का आप ध्यान रखें। अगर ये थ्रेशोल्ड लिमिट आप क्रॉस कर रहे हैं तो आपको TDS काटना भी है और जमा भी करना है। तो स्पेसिफाइड पर्सन मैं आपको बताता हूँ कौन कौन होते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन हो गए कोई भी इंडिविजुअल या HUF, अगर आप बिज़नेस में हैं तो जो बिज़नेस है उसका जो टर्नओवर है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, जिस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो पिछले अगर फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टर्नओवर है वो 50 बिज़नेस में 1 करोड़ से कम है, या प्रोफेशन में है तो 50 लाख से अगर आपका टर्नओवर कम है, तो आप जो है स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। और बेसिकली ये नॉन ऑडिट केसेस हो गए जिन पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में आपको 50,000 तक की एग्जेम्पशन लिमिट, एक एग्जेम्पशन तो नहीं, मतलब एक आपको अपर लिमिट दी गई है, तब तक आपको TDS काटने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो दूसरे लोग वो हैं, वो इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं जिनकी इनकम जो है बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं आई है बट दूसरे सोर्सेज से आई है, जैसे कि सैलरी हो गई या रेंटल इनकम हो गई। तो इससे हम एक इंटरप्रिटेशन ये निकाल सकते हैं कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आप सैलरीड हैं, जैसे आप नौकरी करते हैं और आप क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करते हैं और आपने ट्रांजैक्शन जो है वैल्यू जो है 50,000 से आपकी नीचे की रही, तो आपको TDS जमा करने की ना काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई टैन नंबर लेना है। इसमें स्पेसिफिकली एक प्रोविज़न डाला गया है कि सेक्शन 203A आप पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आपको टैन नहीं लेना है। तो आप एक थ्रेश होल्ड का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन में आ रहे हैं तो आपके ऊपर 50,000 का, आपको 50,000 तक की वैल्यू अगर आपने एक्सचेंज करी है क्रिप्टो ट्रांजैक्शन में, तो आपको TDS की काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एनी अदर केसेस अगर वो वैल्यू जो है वो 10,000 की हो जाती है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिसपे कि TDS का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज होती है विदाउट कंसिडरेशन, तो गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है, जो फाइनेंस बिल आज अनाउंस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो क्रिप्टो एसेट है, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, उनको प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर दिया गया है सेक्शन 56 के अंडर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी क्रिप्टो एसेट देता है जिसकी वैल्यू जो है 50,000 से कम की है, तो वो आप एग्जेम्प्टेड है। बट अगर वो 50,000 से अगर ऊपर निकल जाती है वैल्यू, तो वो एज अ गिफ्ट कंसिडर कर लिया जाएगा और आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड कर लिया जाएगा, जो कि आप आगे चल के अपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स बनेगा आप पे कर सकते हैं। तो और इसमें एक चीज़ और है, अगर आप ध्यान रखें कि इस 56 के अंदर रिलेटिव्स को एग्जाम किया गया। अगर कोई भी क्रिप्टो एसेट रिलेटिव के थ्रू आया है आपके पास, आपके रिलेटिव, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, तो उस पर कोई टैक्सेशन नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है। हो सकता है इस इंटरप्रिटेशन में कुछ ना कुछ हम लोग, बिकॉज आज ही बजट आया है तो प्रीलिमिनरी हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है कि
ये जो 56 में कवर किया गया है अदर सोर्सेज में, अगर आपको एज अ गिफ्ट कोई क्रिप्टो करेंसी मिलती है जिसकी वैल्यू 50,000 से नीचे की है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। अगर 50,000 से ऊपर की उसकी वैल्यू हो जाती है तो पूरी की पूरी वैल्यू आपको अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करनी है और उस पर आपको टैक्स पे करना है। और ध्यान रखिए ये जो सेक्शन है वो इंडिविजुअल और HUF के लिए ही है, इसमें LLP और अदर बिजनेसेस का कोई रोल नहीं है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो कि गवर्नमेंट ने आज अनाउंस करे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, क्योंकि बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, लेजिटिमेसी की कोई बात नहीं करी गई। आज भी जो अगर देखा जाए तो आज भी क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट अ लीगल टेंडर, बट हाँ इस पर आपको टैक्स पे करना है। कोई भी इनकम है चाहे वो लेजिटिमेट सोर्स से हो या इलेजिबल सोर्स से हो, गवर्नमेंट कहती है कि हमें उस पर टैक्स चाहिए तो आपको टैक्स पे करना ही है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।